फ्रेंड्स, बीपीएससी एस्पिरेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं मंथली करेंट अफेयर सीरीज में अप्रैल 2026 से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं मैं उनका एमसीक्यू डिस्कशन करने जा रहा हूं। जनवरी 2026, फरवरी 2026 और मार्च 2026 इन तीनों की वीडियो जो है ऑलरेडी मैं यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। आप लोग उसको जाकर देख लेंगे। आज मैं स्टार्ट करता हूँ अप्रैल 2026। आज से मैं क्या कर रहा हूँ कि इकोनॉमी का जो सेक्शन है, जो इकोनॉमी से जो फैक्ट, डायरेक्ट फैक्ट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनका भी लगातार मैं 20 क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करवाऊँगा, ताकि इकोनॉमी से क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आपको वहाँ से डायरेक्ट स्ट्राइक कर जाए। तो चलिए आज मैं इकोनॉमी को साथ लेकर चलता हूँ, स्पेशली इकोनॉमी से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनवरी 3 महीना का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप लोग उसको जाकर देख लेंगे। इस सीरीज में देखिएगा तो आपको ज़्यादा सहूलियत होगा और करेंट अफेयर दिमाग में सेट कर पाएंगे आप लोग। और जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ इसको आप 1 से 2 बार देखें। देखने के बाद जो आपको याद नहीं होते हैं डेटा या फैक्ट, उसको क्या करेंगे, अपने वार नोट्स में तैयार करेंगे और 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे। आपका मन मस्तिष्क में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो चलिए आज का पहला करेंट अफेयर क्या है जो इकोनॉमी सेक्शन से था, मैं उसको पहले कवर करता हूँ, फिर समसामयिकी की ओर हम लोग चलेंगे। ये पहला क्या है? पहला कि जर्मन संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 के आधार पर किस देश में वर्ष 2025 में भ्रष्टाचार का स्तर सबसे कम आकलित किया गया है? तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में सबसे कम भ्रष्टाचार कहाँ देखा गया है? तो ये देखा गया है आपका डेनमार्क में। ठीक है, कितने स्कोर के साथ? तो 85 स्कोर के साथ। लेकिन भारत की कितना है ये आप नीचे भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को आ गया कि इसमें टॉप कौन किया है, सबसे कम भ्रष्टाचार किस में आकलित किया गया है? तो डेनमार्क। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन कि भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदने भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदने की रक्षा मंत्रालय की योजना है? तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस। ये क्या हो जाएगा आपका? फ्रांस। नेक्स्ट क्या है कि फरवरी 2026 में मौद्रिक नीति की 2025-26 की अंतिम द्वैमासिक समीक्षा में निम्नलिखित में से किस दर या अनुपात में 0.25% बिंदु की कटौती की गई है? तो इसमें किसी भी दर में कोई कटौती नहीं की गई, इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। रेपो दर में भी कटौती नहीं की गई है, बैंक दर में भी नहीं की गई है और CRR में भी नहीं की गई है। इसमें कोई कटौती नहीं की गई, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की अंतिम द्वैमासिक समीक्षा में बैंकों के लिए नकद आरक्षण अनुपात कितना है? तो CRR जो है वो कितना है? तो 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति का आकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? अगर थोक मूल्य सूचकांक का आकलन करना है तो वो कौन करता है? तो वो करता है आपको वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। आप लोग याद रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अक्सर लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक का आकलन कौन करता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। लेकिन यही जब अगर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करेंगे तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आकलन कौन करता है, यानी कि किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? तो सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय। ये आप लोग याद रखेंगे, सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये किसके द्वारा आकलन किया जाता है, किस मंत्रालय द्वारा? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा। लेकिन वहीं अगर WPI की बात करते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो ये किसके द्वारा? तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा ये आकलित किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों का औपचारिक आकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? लेकिन अगर राष्ट्रीय आय का आकलन करना है, राष्ट्रीय आय का आकलन किस मंत्रालय के द्वारा? तो मोस्ट सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि 3 WPI का आकलन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है, लेकिन CPI का आकलन कौन करता है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। उसी तरह देखा जाए यहाँ पर कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कि स्थिर मूल्यों का राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए आधार वर्ष क्या रखा गया है? स्थिर मूल्यों के लिए तो 2022 से 23, अभी हाल ही में आधार वर्ष चेंज किया गया है। GDP के लिए आधार वर्ष जो है 2022-23 कर दिया गया, 2011-12 से चेंज करके। और उसी तरह CPI के लिए आपको आधार वर्ष 24 कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ही यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का आधार वर्ष क्या है?
अब तो ये चेंज होकर 2024 हो गया है। लेकिन वही अगर WPI की बात करेगा तो इसके लिए आधार वर्ष अभी भी 2011-12 बने हुए हैं। तो अब चेंज किस में देखने को मिले? चेंज देखने को मिले राष्ट्रीय आय के जो आकलन किए जाते थे, GDP का जो आकलन किया जाता था, उसके आधार वर्ष 2011-12 से बढ़ाकर 2022-23 कर दिया गया है। और एक चेंज किया गया आपको CPI में, CPI का आधार वर्ष कितना कर दिया? 2012 से बढ़ाकर 2024 कर दिया गया। क्या WPI में कोई आधार वर्ष चेंज किया गया? नहीं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, WPI के लिए आधार वर्ष अभी भी 2011 से 12 ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि निफ्टी क्या है? निफ्टी तो हम लोग जानते हैं कि निफ्टी 50 स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है। तो यहाँ देखिए कि भारत के राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का एक शेयर मूल्य सूचकांक है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो विश्व में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो चीनी का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है आपको कहाँ? ब्राज़ील में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि उत्तर भारत में सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन की पहली इकाई कहाँ स्थापित की जा रही है, जिसका आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2026 में रखी थी। तो सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन के लिए जो पहली इकाई स्थापित की जा रही है कहाँ पर? तो जेवर उत्तर प्रदेश। आप लोग याद रखेंगे, जेवर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में किस देश से भारत के वस्तुगत आयात सर्वाधिक थे? सबसे ज़्यादा वस्तु का आयात जो है भारत किस देश से किया है? तो चीन से किया है, चाइना से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि फरवरी 2026 की स्थिति के अनुसार देखा जाए तो किस वाणिज्यिक बैंक की भारत में सर्वाधिक शाखाएं थी? तो फरवरी 2026 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी भी SBI टॉप पर बना हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक जो है इसकी शाखाएं सबसे ज़्यादा है भारत में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या कह रहा है कि विपणन सत्र 2026-27 के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि सरकार ने की है? तो जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई? तो 275 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि देखने को मिली है। सरकार ने 275 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए यहाँ पर क्या है कि कृषिगत उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपज की औसत उत्पादन लागत का कम से कम कितना % रखने की सरकार की नीति वर्तमान में है? जो भी कृषिगत उपज हो रहे हैं उनका MSP जो है औसत उत्पादन लागत कम से कम कितना % रखने? तो कम से कम जो है 150%। आप लोग याद रखिएगा, 150% रखने की नीति जो है वो भारत सरकार ने की है। भारत की एक फिल्म बूंग को वर्ष 2026 के बाफ्टा फिल्म पुरस्कारों के तहत बाल एवं पारिवारिक फिल्मों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 2026 में मिला है। तो बताइए कि बूंग जो फिल्म है किस भाषा में बनी फिल्म है? तो ये मणिपुरी। आप याद रखें, मणिपुरी भाषा में फिल्म बनी हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि बाल एवं पारिवारिक फिल्म की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का बाफ्टा पुरस्कार पाने वाली फिल्म बूंग किसके द्वारा निर्देशित फिल्म है? तो ये लक्ष्मी प्रिया देवी जी का। लक्ष्मी प्रिया देवी जो है इसके क्या है? डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट है कि बाफ्टा फिल्म पुरस्कार किस देश में दिए जाते हैं? बाफ्टा फिल्म पुरस्कार किस देश में जाते हैं? तो ब्रिटेन में दिए जाते हैं। तो ये आपको 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQ हो गए, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हो गए। इसी तरह मैं डेली क्या करूँगा कि 20 MCQ जो डायरेक्ट फैक्ट बेसिस होंगे मैं उसको डिस्कशन करूँगा, ताकि ये भी आप लोगों एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करेंट अफेयर रहे हैं तो अप्रैल 26 के। ये भी अप्रोक्स 40 क्वेश्चन होंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, 40 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर दूंगा। वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होंगे, बाकी को बस आप पढ़ कर यहाँ पर माइंड में सेट कर लेंगे कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो आपसे स्किप नहीं होने चाहिए। तो चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग का कि दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए दुर्लभ पृथ्वी खनिज के संदर्भ में देखा जाए तो कौन सा कथन सत्य है वो हम लोग को देखना है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट है कि क्या समुद्र तटीय रेत भारत में दुर्लभ पृथ्वी खनिजों का प्रमुख अयस्क है? सही बात है, फर्स्ट तो बिल्कुल सही है कि समुद्र तटीय रेत जो है वही भारत में दुर्लभ पृथ्वी खनिज का एक प्रमुख अयस्क है। क्या सेकंड क्या कहते हैं, भारत समुद्र तटीय रेत खनिजों में पाए जाने वाले दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की प्राप्ति के लिए क्या चीन पर निर्भर है? नहीं, ये चीन पर निर्भर नहीं है। नेक्स्ट है कि BSM अयस्क में मोनाजाइट नामक पदार्थ पाया जाता है जो यूरेनियम और थोरियम युक्त दुर्लभ पृथ्वी तत्व का एक फॉस्फेट खनिज है। ये सही है, यानी कि 1 और 3 सही है। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? B। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग
कि निम्नलिखित में से किस तेल शोधनशाला में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं को धुआं रहित ईंधन आपूर्ति की थी। भारतीय सेनाओं को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान धुआं रहित ईंधन किसने आपूर्ति की थी, उस तेल शोधनशाला का नाम क्या है वो बताना है हम लोग को। तो ये है आपका कौन, गुवाहाटी रिफाइनरी लिमिटेड, गुवाहाटी रिफाइनरी लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है कि क्या बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को 68वें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही है, इनको सम्मानित किया गया है। क्या दलाई लामा ने ऑडियो बुक, कथावाचन और किस्सागोई रिकॉर्डिंग श्रेणी में 68वां ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये भी सही, यानी कि कथन 1 और 2 जो है हम लोग का दोनों सही है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 और 2। नेक्स्ट चलते हैं न्यू स्टार्ट। ये आप मार्क कर लेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाने के ज़्यादा चांसेस, आपको हाई चांसेस दिख रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए। मैं इसको दूसरे कलर से मार्क कर दे रहा हूँ। क्या कर रहा है कि न्यू स्टार्ट, ये जो न्यू स्टार्ट है जो समाचार की सुर्खियों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। न्यू स्टार्ट जो सुर्खियों में रहा है उसका संबंध किस क्षेत्र से, ये बोला गया। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग कि न्यू स्टार्ट फर्स्ट कर रहा है कि नाभिकीय हथियारों के नियंत्रण से, नाभिकीय हथियारों के नियंत्रण से, और सेकंड क्या कह रहा है कि कृत्रिम मेधा के अनुप्रयोग से, ये नहीं है। क्वांटम प्रौद्योगिकी ये भी नहीं, ओलंपिक खेल भी नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग को, ये नाभिकीय हथियारों के नियंत्रण से। तो चलिए इसके बारे में 2-3 फैक्ट देख लेते हैं कि आखिर ये न्यू स्टार्ट है क्या। तो सबसे पहले न्यू स्टार्ट का फुल फॉर्म आप लोग देखेंगे। न्यू स्टार्ट का फुल फॉर्म होता है न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। जैसा कि फुल फॉर्म से ही क्लियर आपको दिख रहा है कि एक ऐसी रणनीति जिसमें आर्म्स के रिडक्शन के लिए समझौता किया गया हो। आर्म्स होता है जिसे हथियारों के रिडक्शन के लिए, उसके नियंत्रण के लिए जो समझौता किया गया हो। तो ये समझौता किया गया था 2010 में, किसके बीच, अमेरिका और रसिया के बीच ये समझौता किया गया था। और ये कहा गया था कि दोनों के पास, अमेरिका और रसिया के पास जो टोटल हथियार जो होंगे वह 1550 और 1550 की एक फिक्स सीमा तक होंगे। और उसके बाद इसके निर्यात पर भी क्या किया गया था, एक नियंत्रण पद्धति अपनाई गई थी कि हथियारों का निर्यात नहीं किया जाएगा। मतलब उसके आर्म्स के रिडक्शन को लेकर एक समझौता किया गया था। लेकिन इसको हाल ही में 5 फरवरी 2026 को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसलिए ये चर्चा में रहे हैं कि न्यू स्टार्ट जो अमेरिका और रसिया की एक पहल थी, ये आर्म्स के रिडक्शन को लेकर, वो 5 फरवरी 2026 को क्या कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है। ठीक है, ये ट्रीटी कब हुई थी याद रखिएगा आप लोग, 2010 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 5 फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा की थी। तो आप लोग ध्यान रखें कि फरवरी 2026 में नरेंद्र मोदी जी ने वो मलेशिया की यात्रा किए थे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये क्या कहता है कि अंडर 19 पुरुष ICC वनडे विश्व कप 2026 किस देश ने जीता। तो भारत ने जीता है, किसको हराकर, भारत ने जीता है किसको हराकर, तो ये जीता है इंग्लैंड को हराकर। भारत जीता है इंग्लैंड को हराकर। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किन देशों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और डेनमार्क तनाव के बीच ग्रीनलैंड के नूक में वाणिज्य दूतावास खोले हैं। किन देशों ने अमेरिका और डेनमार्क के बीच जो तनाव हो रहा था उसे ग्रीनलैंड में नूक में क्या हुआ, वाणिज्य दूतावास खोले हैं। तो याद रखिएगा, एक कनाडा और एक फ्रांस, 2 कनाडा और फ्रांस ने क्या किए, ग्रीनलैंड में वाणिज्य दूतावास खोले हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि क्यूसानूर फॉरेस्ट डिजीज के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो ये कह रहा है कि पहला क्या कह रहा है कि क्या क्यूसानूर फॉरेस्ट डिजीज या बंद बुखार एक टीक जनित वायरल रक्तस्रावी बुखार है। बिल्कुल सही है, ये सही है। यह उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थानिक है। तो ये हम लोग का क्या है, गलत है, इसलिए यहाँ पर टिकअप किया हुआ है। यह उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पश्चिमी घाट के क्षेत्र में, जैसे कर्नाटक हो गए, केरल हो गए, महाराष्ट्र हो गए, उनके क्षेत्रों में यह स्थानिक है। तो ऑप्शन हो जाएंगे बी, बाकी ये सारे सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या कहता है कि राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के भंडार खोजे गए हैं। तो राजस्थान के सीकर जिले में जो है यूरेनियम के भंडार खोजे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। 10 क्या कहता है कि बायोफेक जर्मनी 2026 में निम्नलिखित में से किसने कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में भागीदारी की है। तो कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में भागीदारी किसने की है, तो ये भारत हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर कि आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 में शामिल किए गए प्रावधान 41A, ध्यान से देखिएगा, ये जो संशोधन में जो 41A जो शामिल किए गए हैं इसका संबंध किससे है। तो 41 से आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि
41 से आप डायरेक्ट क्या याद रखेंगे कि राज्यों की राजधानियों और नगर निगम वाले जितने भी सभी शहर हैं, किसको छोड़कर, तो दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर, में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित करने से। अब क्या किया गया कि ये 41A जोड़ने का मतलब क्या है कि राज्य की जितनी भी राजधानियाँ हों उनमें भी, और साथ साथ नगर निगम वाले जो भी शहर हैं उन सबों में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित किए जाएंगे। अब पहले नहीं थे, अब इनमें गठित करने का प्रावधान भी लागू कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुमार भास्कर वर्मा पुल का उद्घाटन किया गया, यह कहाँ स्थित है। तो कुमार भास्कर वर्मा पुल का जो उद्घाटन किया गया, ये देखिए आप लोग, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी में स्थित है। तो कुमार भास्कर वर्मा पुल के बारे में 2-3 फिर देख लें कि 14 फरवरी 2026 को कितने किलोमीटर, 1.24 किलोमीटर का एक पुल जो है उद्घाटन किया गया। ये पूर्वोत्तर भारत का पहला जो है एक्स्ट्रा डोज्ड पुल है, पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्स्ट्रा डोज्ड पुल है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी में क्या किया बनाया गया है, कितने करोड़ की लागत से, तो 3000 करोड़ की लागत से। आप लोग याद रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भास्कर वर्मा पुल का जो उद्घाटन किया, कहाँ किया, तब ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। कितने करोड़ की लागत लगी, 3000 करोड़ की लागत लगी। इसकी लंबाई कितनी है, तो 1.24 किलोमीटर। अक्सर लंबाई लेंथ भी पूछ दिए जाते हैं पुल की लंबाई, तो 1.24 किलोमीटर। और इसको हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला ये एक्स्ट्रा डोज्ड पुल बन गया है। नेक्स्ट करते हैं कि इंडिया एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में। इंडिया एआई अभी मैंने ही, आप लोग मेरे यूट्यूब पर जाकर अब शॉर्ट्स देखिएगा, मैं उस शॉर्ट्स के माध्यम से बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स रिपोर्ट्स और समिट को एक पेज में क्या करता हूँ डालने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे और एक नज़र से आप उस पेज को क्या करते हैं, रिवाइज कर दें। तो आप मेरा शॉर्ट्स रिलेटेड करेंट अफेयर ज़रूर देखें जाकर, एक बस आपको स्क्रॉल, जो आप गाना सुनने और अदर जगहों पर जाकर शॉर्ट्स कर जो रील देखकर टाइम वेस्ट करते हैं, तो अगर मेरे चैनल पर जाकर अगर शॉर्ट्स देखते हैं तो उसमें आपको करेंट अफेयर से रिलेटेड जो भी सबमिट्स हों, जो भी इम्पोर्टेंट आपके रिपोर्ट्स हों, मैं उसको एक शॉर्ट्स में उसको कवर करने का कोशिश करता हूं, ताकि आप नज़र से उसको एक बार में दौड़ा देंगे तो वो आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा। तो ये कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं कि एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। इसके लिए भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आप लोग जाकर देख लेंगे। एआई समिट पहला कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था, तीसरा कहाँ हुआ था, चौथा कहाँ हुआ था। अभी तक 4 समिट हो गए हैं और 5वां समिट भी इसका आयोजन किया जा चुका है। आप लोग जाकर देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, शॉर्ट्स के माध्यम से वहाँ सारा क्लियर किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे निम्नलिखित में से किसे विकसित किए जाने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि राजमार्ग के किनारे एक मधुमक्खी गलियारे खोलने की खोले जाने की, विकसित किए जाने की घोषणा की है। अब मधुमक्खी गलियारे क्या है कि जो भी रोड के किनारे पेड़ पौधे और कई तरह के ऐसे फूल लगाने की बात कही गई, उससे ऐसे मधुमक्खी गलियारे का उसको क्या किया गया है, नाम दिया गया है। अब भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 फरवरी 2026 को ओलचिक लिपि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। तो ओलचिक लिपि किस भाषा की लिपि है, तो आप लोग याद रखिएगा, संथाली भाषा की लिपि है। ठीक है, रघुनाथ मुर्मू ओलचिक लिपि के कौन थे निर्माता, तो ये थे आपको रघुनाथ मुर्मू, याद रखिएगा, रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के बारे में कौन सा कथन, उस पर विचार कीजिए। तो पहला क्या करें कि इस सूचकांक में 0 से 100 पैमाने पर देशों को आकलित किया जाता है, जहां ऊंचा मान नीचे स्तर के भ्रष्टाचार को इंगित करता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 में 89 मान के साथ डेनमार्क पहले स्थान पर था। देखिए ऊपर में मैंने आपको बताया था ना, 85 नहीं, सॉरी 89 होगा। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 में 89 स्कोर के साथ कौन टॉपर है, डेनमार्क टॉपर है। तो भारत का रैंक कितना है, 91, कितने स्कोर के साथ, तो 39 स्कोर के साथ। तो तीनों के तीनों क्या है यहाँ पर सही है। भारत का रैंक 91 है, कितने स्कोर के साथ, तो 39 स्कोर के साथ। नेक्स्ट है कि एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2025 जो अभी नई दिल्ली में हुए थे, वहाँ पर उसका थीम क्या है, उसका थीम है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। आप लोग जाकर शॉर्ट्स जरूर मेरा देखें, वहाँ से आपको सारा एक ही शॉर्ट्स में आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि एआई इम्पैक्ट समिट के कितने समिट हुए हैं अभी एआई शिखर सम्मेलन को लेकर, और सबका इसका थीम क्या है, उसको किस नाम से जाना जाता है, और 5वां समिट कहाँ होने वाला है, सारा चीज़ वहाँ क्लियर किया हुआ है। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर शॉर्ट्स जरूर देखें। ठीक है,
नेक्स्ट है भारत जिन के बारे में। तो भारत जिन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला क्या कह रहा है कि यह एक अग्रणी जनरेटिव कृत्रिम मेधा प्रयास है। सही बात है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करने की पारंपरिक प्रणाली में सुधार लाकर जन भागीदारी को बढ़ाना, ये भी सही है। इसका उद्देश्य भारत की प्रमुख चिंताओं जैसे सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक संरक्षण और भाषाई विविधता को संबोधित करना, ये भी सही है। यानी कि ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? सही होंगे। आप लोग ध्यान से देखिए भारत जिन क्या है। अक्सर आप देखिएगा कि जो एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जो है वह इंग्लिश मीडियम में काम करते हैं। भारत सरकार की क्या रही है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाए जिससे भारत के हिंदी अंग्रेजी के अतिरिक्त और भी कई ऐसे क्षेत्रीय भाषा और भी कई ऐसी भाषाएं जो कि 22 भाषाएं हैं भारत में, तो सभी भाषाओं में लोग इसको क्या करेंगे, अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सर्च कर सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसलिए भारत जिन सरकार द्वारा क्या किया गया, लाया गया है ताकि हर भाषियों के लिए यह क्या हो, यूजफुल हो। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मेधा आधारित टूल है? तो ये देखिए चारों के चारों आदिवाणी, भारत जैन, भाषणी और सभाचार, ये आदिवाणी जनजातियों के लिए है। याद देखिएगा आदिवाणी किसके लिए? जनजाति भाषा के लिए, जनजाति भाषा के लिए, जनजाति भाषा को सहूलियत प्रदान करने के लिए। लोग अपनी भाषा में भी कई तरह के ये जो हो सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में जान सकते हैं, सरकारी के लाभों को फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4, 1 2 3 4 चारों के चारों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन से कार्य कृत्रिम मेधा एआई को प्रयुक्त करते हुए सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो वहाँ पर भारत के प्रतिनिधित्व कौन किए थे? तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के हालिया दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके बारे में संसद में सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न स्वीकार नहीं होंगे? तो आप लोग याद रखिएगा कि पीएम केयर्स फंड को लेकर हो या पीएम एनआरएफ फंड को लेकर हो या फिर एनडीएफ फंड को लेकर हो, इसके बारे में सदन में कोई सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 2 3 तीनों सही होंगे। नेक्स्ट है कि समाचार की सुर्खियों में रहे कतिपय व्यक्तियों के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये देखिए उनके कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं, ये मिलान करना है। तो तारिक रहमान बांग्लादेश से सही है, अनवर इब्राहिम मलेशिया से भी सही है, आदिल सनाए तकाइची जापान से सही है, लेकिन नरगिस मोहम्मदी जो है वे पाकिस्तान से नहीं बल्कि ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से देश कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC के सदस्य? तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि CSC है क्या, उसका गठन कब हुआ था, उसमें कौन कौन से देश शामिल थे और हाल ही में उसमें कौन सा देश शामिल हुआ है। ये 4 से 5 फैक्ट आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। CSC कॉन्क्लेव क्या है? क्षेत्रीय समुद्रों की सुरक्षा समूह, क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा समूह। एक कॉन्क्लेव क्या है? क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा समूह के लिए एक समूह गठित किया गया। क्षेत्रीय समुद्री की सुरक्षा के लिए एक समूह गठित किया गया। ये कब गठित किया गया था? तो आपको 2011 में गठित किया गया। कब गठित किया गया? तो 2011 में गठित किया गया। इस समय इसका गठन किसके द्वारा किया गया? तो भारत, श्रीलंका और मालदीव के द्वारा। भारत, श्रीलंका और मालदीव के द्वारा 2011 में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का गठन किया गया क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा हेतु। अब इसके बाद में क्या हुआ कि मॉरिशस और बांग्लादेश को भी शामिल कर लिया गया। बाद में इन तीनों के बाद, ध्यान से देखिए, इन तीनों के बाद बांग्लादेश और मॉरिशस को भी क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। स्टार्टिंग में कितने थे? 3। ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग में कितने थे? 3, बाद में 2 और जुड़ गए, 5, और अभी हाल ही में देखा जाए फरवरी में सेशल्स को भी शामिल कर लिया गया। तो टोटल कितने हो गए? 6। हाल ही में सेशल्स को भी क्या हुआ, यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। तो टोटल जो है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में कितने सदस्य हो गए? 6 सदस्य हो गए। यहाँ पर सब के सब क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है बाफ्टा अवार्ड को लेकर कि निम्नलिखित में से किस फिल्म ने प्रतिष्ठित ब्रिटिश एकेडमी बाफ्टा फिल्म एंड टेलीविज़न का बच्चों एवं परिवारों की सर्वोत्तम फिल्म 2026 का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है बोंग फिल्म, मणिपुरी फिल्म है। नेक्स्ट है कि बाफ्टा पुरस्कारों से संबंधित संदर्भ में कौन सा युग्म सही है, इसको मिलान करना है आप लोग को। तो पहला है कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, ये सही है। नेक्स्ट करें कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड रॉबर्ट अरामायो को दिया गया, ये भी सही है। नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जेसी बेकली को दिया गया, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड पॉल थॉमस एडरसन को दिया गया, ये भी सही है। ये चारों के चारों सही है, इसलिए यहाँ पर कथन क्या हो जाएगा हम लोग का 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा 28 क्या कर रहा है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की मूर्ति के स्थान पर
निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति स्थापित किए जाने की घोषणा की है? भारत सरकार ने क्या किया कि राष्ट्रपति भवन में जो एडविन लुटियंस की जो मूर्ति होती थी उसके स्थान पर किसकी मूर्ति स्थापित किए जाने की बात की है? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की मूर्ति जो है स्थापित किए जाने की बात कही जा रही है। और आप लोग जानते हैं कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे आपको वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल रह चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। केंद्र सरकार द्वारा वस्तु व्यापार सूचकांक के आधार वर्ष को 2012-13 से बदलकर वस्तु व्यापार के सूचकांक का जो आधार वर्ष है उसको 2012-13 से बदलकर क्या कर दिया गया है? 2022-23 कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग के समाचार की सुर्खियों में रहे मानव का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो मानव का संबंध जो है आपको ये सामाजिक एवं आर्थिक विकास में कृत्रिम मेधा के प्रयोग से है। ये मानव जो सुर्खियों में रहे हैं इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सामाजिक एवं आर्थिक विकास में कृत्रिम मेधा का प्रयोग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पैक सिलिका के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। तो हाल ही में कौन सा पैक सिलिका का पहल निम्नलिखित में से कौन सा पैक सिलिका पहल का नवीनतम सदस्य है? तो हाल ही में पैक सिलिका में भारत शामिल हुआ है। पैक सिलिका है कि इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग कि यह एआई और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा के लिए यह अमेरिका द्वारा एक पहल लॉन्च की गई थी। एआई और सेमीकंडक्टर की जो आपूर्ति श्रृंखला जिस पर चीन अभी दावेदारी कर रहा है तो उसको नियंत्रित करने के लिए और एआई और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा के लिए यूएसए के नेतृत्व में क्या किया गया? एक गठबंधन किया गया था, उसे ही पैक सिलिका कहा गया। और हाल ही में पैक सिलिका में कौन शामिल हुआ है? तो ये भारत शामिल हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32। गाजा के पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गठित बोर्ड ऑफ पीस की फरवरी 2026 की जो बैठक आयोजित की गई थी, तो बोर्ड ऑफ पीस जो है वह गाजा के पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बोर्ड ऑफ पीस का जो गठन किया गया, एक बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया गया था। आप लोग याद रखिए सितंबर 2025 में इसका गठन किया गया था। लेकिन इसकी पहली कह रहा है क्या कि इसके पहली बैठक में भारत ने किस रूप में भाग लिया था? जब बोर्ड ऑफ पीस का जो पहली बैठक हुआ कब हुआ था? तो फरवरी 2026 में। तो इसमें भारत किस रूप में भाग लिया? तो भारत ऑब्जर्वर राष्ट्र के रूप में भाग लिया है, याद रखेंगे आप लोग। और इसका जो बैठक हुआ है, पहला बैठक कहाँ हुआ? वाशिंगटन डीसी में। तो बोर्ड ऑफ पीस का गठन की बात करेंगे तो गठन सितंबर 2025 में हुआ था, लेकिन इसकी पहली बैठक जो हुई है वाशिंगटन डीसी में हुई है और भारत ऑब्जर्वर राष्ट्र के रूप में क्या हुआ है? शामिल हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा किया गया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर कि निम्नलिखित में से किसने 2026 की फ्रीड स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप जीती है? तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एरिया 51 समाचार की सुर्खियों में जो रहे ये क्या है? तो एरिया 51 जो रहे ये आप लोग याद रखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो हाई क्लासिफाइड सैन्य परीक्षण सुविधा है। एरिया 51 क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की हाई क्लासिफाइड सैन्य परीक्षण सुविधा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 क्या करते हैं? अल्ट्रा कोल्ड एटम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अल्ट्रा कोल्ड एटम के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में देखना है। तो अल्ट्रा कोल्ड एटम वे परमाणु हैं जिन्हें परम शून्य के निकट तापमान तक ठंडा किया जाता है। बिल्कुल सही है। इस तापमान पर परमाणु की गति लगभग स्थिर रहती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर होगा, वेलोसिटी ही नहीं होगा तो एनर्जी 0 होगा, तो गति कहाँ से होगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है अल्ट्रा कोल्ड एटीएम भौतिकी के सामान्य नियमों के बजाय क्वांटम यांत्रिकी के नियमों का पालन करता है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी ये क्वांटम के नियमों का पालन करता है, इसलिए ऑप्शन तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि समाचार की सुर्खियों में रहे उल्फ सुपरमून के बारे में कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट देखते हैं कि क्या 3 जनवरी 2026 को उल्फ सुपरमून नामक एक खगोलीय घटना देखी गई? सही है। उल्फ सुपरमून एवं सुपरमून का दुर्लभ संयोग था, ये भी सही है। और जनवरी की पहली पूर्णिमा को पारंपरिक रूप से उल्फ मून कहा जाता है, ये भी सही है। तीनों के तीनों कथन सही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे हम लोग का? ये तीनों के तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्या रहेगा? अभी हाल ही में किस निकाय द्वारा मीठे पेय तथा शराब पर अधिक कर लगाने की सिफारिश की है? मीठे पेय और शराब पर कर लगाने की सिफारिश किसने की है? तो WHO ने की है। और ये हम लोग का 40 इंपॉर्टेंट MCQ, इसमें से अगर 5 हटा भी दिया जाए तो 35 आपके काम के हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाने के हाई चांसेस हैं। तो मैं आज इकोनॉमी का
करेंट अफेयर्स और जो समसामयिकी जो है उससे अप्रोक्स 35 to 40 क्वेश्चन कवर करने का कोशिश किया हूँ। तो ये जो 50 से 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मंथली वाइज मैं कवर कर रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोग इसको दिमाग में सेट करें और इससे जो क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में टकरते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, उसको बनाने की पूरी तरह कोशिश करेंगे और एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।